हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आपको आज हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंक के बारे में बताने जा रही हूँ कि भारतीय बैंकों का क्या इतिहास रहा है। आज का टॉपिक वो है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक हम क्यों जाते हैं और बैंक में क्या काम होता है। सबको पता है कि सबसे पहले बैंकों का जो काम होता है, हम बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक लेन देन का काम करते हैं। तो शुरुआत में इन बैंकों का क्या इतिहास रहा होगा, आज वो मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। तो देखिए, किसी भी देश के इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है। बैंक छोटे छोटे जो अमाउंट्स होता है वो जमा करता है और सेविंग को बढ़ावा देता है, और इस सेविंग अमाउंट को ही वो अलग अलग एरिया में यूज़ करता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। तो देखा जाए, बैंक दूसरे का धन एकत्रित करके उसे कंजम्पशन, ट्रेड, इंडस्ट्री और सर्विस को प्रदान करते हैं। आजकल जो वर्तमान समय में बैंक और भी तरीके से मनी को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, होम लोन देना, गोल्ड लोन देना, 4 व्हीलर लोन देना, 2 व्हीलर लोन देना, एग्रीकल्चर लोन देना, कई तरीके के लोन दे रहे हैं और उससे बैंक पैसा कलेक्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बैंक कैपिटल जमा करते हैं और कैपिटल जमा करके हमारे देश के आर्थिक विकास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं और हमारे देश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। अगर देखा जाए तो बैंक शब्द का प्रयोग बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, और बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको, बैंकर्स, बैंक्यू, बैंके से मानी जाती है। इन सभी शब्दों का अर्थ बेंच से है। देखिए, प्राचीन समय में बैंकर, साहूकार जो मुद्रा का लेन देन, जो करेंसी को एक्सचेंज करते थे, अपना बिजनेस करते थे, इससे रिलेटेड वो बेंच पे बैठ के सब पैसे देते थे। और जब वो पैसे, लोन उनको वापस मिल जाता था तो उस बेंच को वो तोड़ देते थे, या जमा हो जाता था या ले लेते थे या दे देते थे तो बेंच तोड़ देते थे कि एक काम पूरा हो गया। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो क्या करते थे, करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए इन संस्थाओं का प्रयोग होता था। अगर एक अदर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंके से हुई है, जिसका मतलब है जॉइंट स्टॉक फंड। देखिए, इस शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। बहुत लंबे समय से प्रयोग हो रहा है इस शब्द का। तो ये आवश्यक रूप से कहा जा सकता है कि जो मॉडर्न बैंक का प्रारंभ यूरोप में हुआ और वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। आधुनिक रूप में बैंकों का प्रथम प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ, जब हॉलैंड में 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, जर्मनी में 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग और 1694 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुआ। तो भारत में देखा जाए तो मॉडर्न रूप में पहला बैंक हम कह सकते हैं 1806 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित किया गया। अब इसके बाद देखा जाए 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से 2 बैंक इस्टेब्लिश किए गए। ये सभी बैंक एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे और इन्हें करेंसी इशू करने का राइट दे दिया गया था। 1862 में प्रेसिडेंसी बैंकों से इश्यूज़ ऑफ नोट का अधिकार, या करेंसी को कह सकते हैं कि नोट जो इश्यूज़ हो रहे थे उसका राइट वापस ले लिया गया। बाद में 19वीं सेंचुरी के लास्ट ईयर में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के अतिरिक्त जो जॉइंट बैंक की स्थापना की गई, ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसमें इलाहाबाद बैंक 1865, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1875, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894 तथा पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 190 फेमस हैं या मुख्य हैं, कह सकते हैं प्रमुख थे। फिर 27 जनवरी 1921 को 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस बैंक को नोट निगमन का अधिकार नहीं था,
इश्यूज़ ऑफ नोट नहीं कर सकती थी ये, लेकिन सरकार के बैंक के रूप में काम करने का राइट था। फिर बाद में इस बैंक को क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करने और पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट का अधिकार भी प्रदान किया गया था। तो देश में एक सेंट्रल बैंक की उस समय नीड लगी और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए, रिज़र्व बैंक को देश के सेंट्रल बैंक के समस्त काम करने का भार सौंपा गया। इश्यूज़ ऑफ नोट व रेगुलेशन का एक अधिकार भी दिया गया। प्रारंभ में जो रिज़र्व बैंक के शेयर होल्डर्स के बैंक के रूप में वो स्थापित किया गया था, लेकिन 1948 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वो पूर्ण रूप से एक गवर्नमेंट बैंक बन गया। तो आप बैंकों की जब देख रहे होंगे कि बैंक क्या कर रहे हैं और बैंक कैसे काम कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उसी तरह बैंकों का सिस्टम भी चेंज हुआ। तो 1980 में राष्ट्रीयकरण का दूसरा बड़ा चरण तब हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने 6 और प्राइवेट बैंकों के ओनरशिप का अधिग्रहण कर लिया या एक्विजिशन कर लिया। इस प्रकार अब नेशनलाइजेशन बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ये बैंक 6 थे। अब पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद की स्थिति क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस हम कर रहे हैं। अगस्त 2019 में बैंकों के जो मर्ज से पहले कौन कौन से 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे, आप नाम पूरी लिस्ट दी गई है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता रही हूँ। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। और 2017 की भी पोजीशन आपको बता दूं, 19 से पहले 17 की भी पोजीशन बता दूं कि जिन बैंकों का विलय किया गया था 2017 में: स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक। इनका 2017 में विलय कर लिया गया। भारत में बड़े पैमानों पर कह सकते हैं कि जब बैंकों का मर्ज किया गया वो इसलिए किया गया कि हम चाहते थे पब्लिक सेक्टर में बहुत मजबूती मिले बैंकों को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में 10 बड़े बैंकों का जो मर्जर है वो 4 बैंकों में कर दिया। अब इस डिसीज़न के बाद हमारे देश में 12 बड़े बैंक रह गए। उनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया, और इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया था, और इस विलय के बाद केनरा बैंक भारत का चौथा बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया। आंध्र बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया, और इस मर्ज के बाद यूनियन बैंक देश का 5वां बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया, और इस बैंक के पश्चात इंडियन बैंक भारत का 6ठा बड़ा बैंक बन गया। तो आप परिस्थिति देख रहे हैं, 2017 की देखी, 19 की देखी, और अब विलय के बाद फिर भारत में 12 बैंक हो गए, और इनके नाम मैंने दिए हैं: भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक। इसके बाद की स्थिति क्या 2021 में प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है कि आज लग रहा है कि कुछ सरकारी बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक में बन जाएंगे, और अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे ख्याल से प्राइवेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जहाँ तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने आम बजट में सरकारी बैंकों के प्राइवेट के लिए उन्होंने जो प्रपोज़ल को डिक्लेरेशन भी किया गया था, और 2 बैंकों को सेल के लिए पहले ही रख दिया गया है। अगर देखा जाए तो 4 में से जब 2 बैंकों का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो अप्रैल में शुरू हो रहा है सेल के लिए रखा जाएगा, और सरकार जो पहले राउंड में क्या कर सकती थी कि मिड साइज से छोटे बैंकों को पहले ही प्रक्रिया में रख दी है।
अब आने वाले वर्षों में इसके बाद देश के कुछ बड़े बैंकों की भी बारी आएगी, और लेकिन सरकार देश के सबसे बड़ी भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी मेजॉरिटी स्टेक बनाए रखेगी, क्योंकि रूरल एरिया क्रेडिट का अनुपालन करने में स्टेट बैंक मदद करेगी। अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महामारी के चलते भारत पर आर्थिक सिकुड़न का असर हुआ है, और बैंक यूनियन के मुताबिक इतने सारे कर्मचारी बैंकों में काम कर रहे हैं। आज कोविड की स्थिति है, तो अभी कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को रोका गया है, लेकिन आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिस बदलाव को हम देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल प्लीज़ पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई कुछ सुनना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको कोई वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मैं उस वीडियो को तैयार करूँगी।